ठीक है, अब बिट डायग्राम कोड को करिए मेरे साथ ट्रेस। तो समझाइए मुझे, जैसे ही नम ओबीजे वाला स्टेटमेंट रन होगा, पहला एक्शन सी डबल प्लस की तरफ से क्या होगा, जल्दी बताइए। बताता हूं अभी सुधीर, आ रहा हूं आपके सवाल पे ही आ रहा हूं। मेमोरी में सबसे पहले एक 6 बाइट्स का ब्लॉक रिजर्व होगा। इस 6 बाइट्स के ब्लॉक का नाम क्या होगा, इस 6 बाइट्स के ब्लॉक का नाम ओबीजे होगा। और इस ओबीजे और इस 6 बाइट्स के ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेंगे हमारे 3 मेंबर फंक्शंस, एक गेट, एक ऐड और एक शो। ओबीजे के अंदर एबीसी नाम के 3 डेटा मेंबर्स होंगे जिनमें फिलहाल पड़ा होगा गार्बेज। अब ओबीजे ए और बी में इनपुट लेना चाहता है तो वो कॉल करेगा ओबीजे डॉट गेट, राइट। इस पूरी लाइन में मुझे बताइए ओबीजे कौन है और गेट कौन है। ओबीजे डॉट गेट वाली लाइन को देखकर मुझे बताइए इसमें गेट कौन है और ओबीजे कौन है। हु इज गेट? गेट इज द मेंबर फंक्शन, ओबीजे इज द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। गेट मेंबर फंक्शन है और ओबीजे इसका कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही स्टेटमेंट रन होगा कंट्रोल गेट की बॉडी में आएगा, यस और नो? आएगा। यूजर से 2 इंटीजर्स मांगेगा, मांगेगा। जो 2 इंटीजर यूजर देगा वो चले जाएंगे ए और बी में। ये किसके ए और बी हैं, जल्दी बताइए किसके ए और बी हैं? वेरी गुड, ये उस ओबीजे ऑब्जेक्ट के ए और बी हैं जिसने अभी के लिए कॉल करा हुआ है गेट को, राइट। मान लीजिए यूजर ने इनपुट में डाला 1020, तो ये चला जाएगा ए और बी में। ये सब होगा गेट मेंबर फंक्शन के कॉल होने पर। उसके बाद हम ए बी को ऐड करके रिजल्ट डालना चाहते हैं सी में, ठीक है। अब ये काम भी हम मेन में बैठकर नहीं कर सकते कि ए और बी ऐड करके सी में डाल दें। क्यों नहीं कर सकते मेन में बैठकर ए और बी को ऐड? जरा जवाब दें, क्यों नहीं कर सकते हम मेन में बैठकर ए और बी को ऐड? गुड, बिकॉज इनकी विजिबिलिटी प्राइवेट है एंड थिंग्स विच आर प्राइवेट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम मेन। थिंग्स विच आर प्राइवेट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम मेन। तो मेन से फिर हमने कॉल करा obj डॉट ऐड, कंट्रोल ऐड के अंदर आया, ए और बी को ऐड करा और रिजल्ट डाल दिया सी में। ये किसके ए और बी हैं जो ऐड हो रहे हैं, जवाब दें। ये ए और बी हैं ओबीजे के, जिनमें है 1020। रिजल्ट सी में आ जाएगा तो सी में वैल्यू आ जाएगी 30। उसके बाद हम लोग शो कॉल करेंगे तो कंट्रोल शो के अंदर जाएगा, यूजर को नंबर शो करेगा ए एंड बी विच आर 1020 और सम के तौर पे शो करेगा सी जो इस वक्त हो चुका है 30। सभी लोग समझ पा रहे हैं पूरा फ्लो, एग्जीक्यूशन का पूरा सीक्वेंस, सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, आप सुनिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस पूरे प्रोग्राम के कंटेक्स्ट में। ठीक है, सबसे पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, सुधीर आपके पॉइंट पे आ रहा हूं जो आपने क्वेश्चन पूछा था। ठीक, मुझे बताइए मैंने अपनी क्लास के अंदर किस ऑर्डर में मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करें? मैंने अपनी क्लास के अंदर किस ऑर्डर में मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करें? बहुत बढ़िया, गेट कराए, ऐड कराए, शो कराए, वेरी गुड। किस ऑर्डर में मैंने इनको डिफाइन करा है? पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है? जवाब दें सभी लोग। वेरी गुड, पहले गेट डिफाइन हुआ है, फिर ऐड डिफाइन हुआ है और फिर मैंने शो को डिफाइन करा है। गुड। किस ऑर्डर में मैंने इन्हें कॉल करा है? किस ऑर्डर में मैंने इन्हें कॉल करा है? गुड, सेम ऑर्डर में, गेट कराए, ऐड कराए, शो कराए। याद रखिएगा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन और कॉलिंग इन सब का ऑर्डर एक जैसा रखें। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहां गेट को पहले, शो को बाद में, ऐड को उसके बाद में डिक्लेयर करें, और यहां सबसे पहले ऐड को बना दें, फिर शो को बना दें, फिर गेट को बना दें। यानी दिस ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर कैन बी डिफरेंट। बस अलग क्या नहीं हो सकता, इनके नाम आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेंबर फंक्शन को शो के नाम से बनाया है तो डिफाइन करते वक्त भी नाम शो ही होना चाहिए। अगर आपने ऐड नाम से बनाया है तो डिफाइन करते वक्त भी ऐड ही होना चाहिए।
ये पॉइंट समझ में आया? डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का ऑर्डर अलग हो सकता है, ये समझ में आया? ठीक है, अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का ऑर्डर अलग कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर मैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का ऑर्डर अलग कर देता हूं तो मुझे बताइए मैं कॉलिंग किस ऑर्डर में करूंगा, डिक्लेरेशन के ऑर्डर में कि डेफिनेशन के ऑर्डर में? जल्दी बताइए सुधीर, आराम से वेट करो, आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं मैं। अगर मैंने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का ऑर्डर अलग कर दिया तो मैं किस ऑर्डर से कॉल करूंगा? वेरी गुड। ना कॉल होगा डिक्लेरेशन के अनुसार, ना कॉल होगा डेफिनेशन के अनुसार, कॉल होगा लॉजिक के अनुसार। मानते हैं? आप ये मानते हैं चाहे मैं गेट को कहीं भी डिक्लेयर करूं, चाहे मैं गेट को कहीं भी डिफाइन करूं, कॉल सबसे पहले गेट ही होगा? मानते हैं आप? कॉल सबसे पहले गेट ही होगा। कारण सिंपल है, जब तक आप इनपुट नहीं लेंगे आप ऐड कैसे करेंगे? ठीक है, सेकंड पॉइंट, मैं कहीं भी ऐड को बनाऊं, आप मानते हैं सेकंड नंबर पे कॉल ऐड ही होगा? मानते हैं आप शो करने से पहले ऐड करना जरूरी है और ऐड करने से पहले गेट लेना जरूरी है? इसका मतलब कॉलिंग का ऑर्डर आपको लॉजिक के अनुसार रखना है। ये सोच के नहीं रखना है कि क्लास में पहले ऐड बन गया है तो मैं भी ऐड पहले कॉल करूंगा, वो गलत है। क्लास में भले ही ऐड पहले दिख रहा हो आपको, लेकिन आप कॉल करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉजिक। और आप सबने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, हम सबको पता है प्रोग्रामिंग में तीन बातें एकदम फिक्स हैं। पहले इनपुट लिया जाता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग की जाती है और फिर आउटपुट दिखाया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए जल्दी। चाहे प्रोग्राम सी में बन रहा हो, चाहे प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बन रहा हो, आप हमेशा रिजल्ट दिखाने से पहले प्रोसेसिंग करेंगे? करेंगे ना? और प्रोसेसिंग करने से पहले हमेशा इनपुट लेंगे? यस और नो? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर ऐड पहले कॉल कर लिया तो क्यों करेंगे, और अगर कर लिया ऐड पहले कॉल तो आंसर गार्बेज आएगा, ये भी सुन लीजिएगा। अगर गेट से पहले ऐड कॉल कर लिया तो आंसर गार्बेज आएगा। आई बात समझ? इसलिए इतनी क्लैरिटी तो आपको रखनी पड़ेगी कि आप ऐड करने से पहले गेट कॉल करें और शो करने से पहले ऐड कॉल करें। एम आई क्लियर टू एवरीवन? शाबाश। सुनिए अब अगली जरूरी बात, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। नीलेश का कुछ डाउट है। To do any task in OOPS, we have to do it by using separate member function. Then, sir, will it increase the execution time? Yes, Nilesh, definitely. जितने ज्यादा फंक्शन कॉल्स इन्वॉल्व होंगे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उतना ज्यादा समय लेगा। बट एग्जीक्यूशन का टाइम ज्यादा होना रीडेबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमें स्टैंडर्ड्स में रहकर काम करना है, उसमें अगर 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड भी लग रहे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन कोड आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि किसी को भी इस कोड को समझने में दिक्कत ना जाए। आया समझ में? मानसी का कहना है डेटा मेंबर प्राइवेट क्यों होते हैं। मानसी, क्लास मिस हुई है क्या आपकी? क्लासेस मिस हुई हैं क्या मानसी आपकी, या आप बैच में रेगुलर आ रहे हैं? यस सर, मतलब क्लास मिस हुई है? हाँ, तब फिर दिक्कत होगी। अगर क्लास मिस हुई है तो बैकअप टाइम से लिया करें सब लोग। अगले दिन आने से पहले प्लीज बैकअप करके आया करें। विच लैंग्वेज हैज द फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन? सी लैंग्वेज फास्टेस्ट एग्जीक्यूट करती है अभी, और सी से भी फास्ट एग्जीक्यूट करती है असेंबली लैंग्वेज। अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो आज भी दुनिया में सी को बीट करने वाली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल पे नहीं है। लो लेवल पे जरूर सी से ज्यादा फास्ट असेंबली है। ठीक है, और कोई सवाल? इंट मेन की बॉडी फिर से समझा दूं, ऋषभ का कहना है। ऋषभ, क्या डाउट है इंट मेन में, मुझे बताओगे आप? कोई ऐसी चीज? हाँ, अभी पाइथन इज वन ऑफ द स्लोएस्ट लैंग्वेजेस, बट देन पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट इजी लैंग्वेजेस टू लर्न एंड हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ सपोर्ट। यू थिंक ऑफ द टास्क और आपके पास पाइथन में उस टास्क को करने का कोड मिलेगा, राइट?
इसलिए हर जगह स्पीड मैटर नहीं करती है। नहीं भरत, असेंबली का आईडी नहीं होगा। असेंबली इट्स एन बहुत अनकॉमन लैंग्वेज है प्रोग्रामर्स के बीच में। तो असेंबली जनरली मशीन लेवल पे रहकर आप कोड करते हैं। सर स्कोप रेजोल्यूशन में स्पेस दिया तो एरर आ रहा है। कहां स्पेस दिया आपने? कहां पर प्रोवाइड कर दिया आपने स्पेस? विच इज गुड, जावा और पाइथन? राहुल, ये आज के टॉपिक से अलग क्वेश्चन है। एंड नन ऑफ देम इज गुड। दोनों का अपना अपना डोमेन है, दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू आर डेवलपिंग। अमित, आप चेक करो अपना नेटवर्क। वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है क्या सबको? जी विकास, नम ओबीजे से मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। जब आप नम ओबीजे लिख रहे हैं तो मेमोरी में 6 बाइट्स की स्पेस इस नम ओबीजे के कारण ही बन रही है। ये पर्टिकुलर 6 बाइट्स का जो ब्लॉक आप देख रहे हो, ये नम ओबीजे ही है। बिल्कुल कर सकते हैं मुनीब, लेकिन अभी हमने मेंबर फंक्शन से मेंबर फंक्शन कॉल करना नहीं सीखा है, वो अपन आगे सीखने वाले हैं। इतना गैप नहीं देना है ज्ञान, ध्यान दीजिए। स्कोप रेजोल्यूशन के दोनों कोलन्स आपको साथ में देने हैं, राइट? ऋषभ, आपको मेन में कुछ डाउट था? आप कह रहे थे मेन रिपीट कर दीजिए। आप मुझे बताएंगे कहां डाउट है आपको? नाम ओबीजे के बाद का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाम ओबीजे से क्या हो रहा है ऋषभ, आप ये बता सकते हो? गलत निशिता, बिल्कुल गलत। मेंबर फंक्शन का कॉल स्पेस एलोकेट नहीं करता है। स्पेस एलोकेट ऑब्जेक्ट के बनने पर ही हो जाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में सवाल का जवाब दे दिया है सुधीर, कि हम क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाएंगे कि नहीं। याद कीजिए, मैंने एक टॉपिक का नाम लिया था और कहा था जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब बनाएंगे। एंड द टॉपिक वाज इनलाइन मेंबर फंक्शंस। आ रहा हूं अभिजीत, रिटर्न टाइप पे आता हूं अभी। पहले जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो क्लियर है? ऋषभ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, फटाफट मुझे बताइए किस पॉइंट पे आपको डाउट है, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, ऐसे लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऋषभ अनम्यूट कीजिए। सर ये मैं पूछ रहा था कि नम ओबीजे के बाद का मैकेनिज्म मुझे समझ नहीं आया। बोलिए क्या डाउट है, पूरा ट्रेस तो सुना आपने? यस सर, आपके ऑब्जेक्ट लास्ट डॉट लेक्चर गेट में से थे? क्या? यस सर, मैं था। हाँ, वेरी गुड। तो क्या हो रहा है बताइए, ऑब्जेक्ट बनने के बाद अगला टास्क हमारा क्या होता है? सर वही तो नहीं याद आ पा रहा है। तो फिर कैसे चलेगा अगर तुम ऐसे भूलते रहोगे तो? रोज कैसे याद दिलाऊंगा मैं अगर तुम्हें याद ही नहीं आ पाएगा तो? ये बताओ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगला टास्क होता है मेंबर फंक्शंस कॉल करना। ये आपका नेक्स्ट मेजर काम होता है। बिना मेंबर फंक्शन कॉल करे सी डबल प्लस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन कॉल करने के लिए आपका स्टेटमेंट होगा ओबीजे डॉट गेट। जैसे आप मेंबर फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स याद है कि वो भी भूल गए हो? जल्दी जल्दी जवाब दें ऋषभ। मेंबर फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स याद है ऋषभ आपको, क्या आप वो भी भूल गए हैं? याद है? कैसे करते हैं कॉल, बताओ। क्या सिंटेक्स होता है मेंबर फंक्शन कॉल करने का? ऋषभ जल्दी, फास्ट, वेट कर रहा हूं आपके जवाब का मैं। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेंबर फंक्शन का नाम, बिल्कुल सही। तो हमारे केस में ऋषभ ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? हमारे केस में ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है हमने? ऑब्जेक्ट का नाम गेट रखा है हमने। गेट हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, मेंबर फंक्शन का नाम है गेट। तो हम अगर ओबीजे से गेट कॉल करेंगे तो ओबीजे डॉट गेट ही करेंगे ना।
हमें यूजर से अगर इनपुट लेना है तो वो गेट लेगा, और गेट तब लेगा जब उसे कॉल करा जाएगा, और गेट कॉल तब होगा जब उसे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे हम बाय राइटिंग obj.get। जैसे ही हम कहेंगे obj.get, कंपाइलर गेट फंक्शन की बॉडी में आएगा, यूजर से दो इनपुट्स मांगेगा, जो भी दो इनपुट यूजर देगा वो चले जाएंगे ए और बी में। और ये ए और बी किसके हैं ऋषभ? ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था, आपने जवाब सुना हो तो जवाब दीजिए। ये किसके ए और बी हैं जिसमें गेट इनपुट ले रहा है? जल्दी फास्ट, ये किसके ए और बी हैं जिसमें गेट इनपुट ले रहा है? शाबाश, उस ऑब्जेक्ट के हैं जो गेट को कॉल कर रहा है। कौन कॉल कर रहा है गेट को ऋषभ? गेट को कॉल कौन कर रहा है? ओबीजे कॉल कर रहा है। तो जो भी आपको यूजर से इनपुट मिलेगा गेट पहुंचा देगा ओबीजे के ए और बी के अंदर। अपन ने माना यूजर ने दिया 1020, तो ये ए ओबीजे का ए है, ये बी ओबीजे का बी है, इसमें 1020 आकर स्टोर हो गए। फिर हमको करना है ऐड, तो हम लिखेंगे obj.add। ठीक है, डायरेक्ट ऐड नहीं लिख सकते क्या? सभी लोग जवाब दें, क्या डायरेक्ट ऐड नहीं लिख सकते हम? नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐड नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ऐड इज अ मेंबर फंक्शन, एंड फॉर मेंबर फंक्शंस आपके लिए कंपलसरी है कि आप डॉट लगा के कॉल करें। दैट इज व्हाई विल हैव टू राइट इट एज obj.add। कंट्रोल ऐड में आ जाएगा, यूजर से दिए गए दो नंबरों को ऐड करके सी में उसका रिजल्ट डाल देगा। ये किसके ए बी और सी हैं? आंसर करिए जल्दी जल्दी जल्दी। कॉलिंग ऑब्जेक्ट के, और कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है? कॉलिंग ऑब्जेक्ट अभी भी ओबीजे ही बना हुआ है, तो ओबीजे के सी में आ जाएगा 1020 का सम, दैट इज 30। फाइनली हमें रिजल्ट शो करना है तो हम कहेंगे obj.show। कंट्रोल शो में आएगा, डेटा वैल्यूज प्रिंट होंगी, नंबर्स आर ए एंड बी, और साथ में प्रिंट हो जाएगा उनका सम। आप बताइए ऋषभ, कोई और डाउट रह गया हो? कोई और क्वेरी? आ गया समझ में फ्लो पूरा? बिल्कुल सुमित, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने पड़े तो एरे बनाकर उसको हम लूप में यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब है, मैंने कहा था कोई जरूरी नहीं है कि एबीसी अलग अलग लाइनों पे करे जाएं, हम उन्हें एक साथ एक ही लाइन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटा टाइप सबकी सेम है। ठीक है, अब मैं दो तीन जरूरी बातें कर लूं आप लोगों से। ठीक है, अब डाउट्स 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, जो जरूरी बातें मुझे आपको बतानी है वो मैं जरा आपको बता दूं, शेयर कर लें अपन। तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया, डिक्लेरेशन का ऑर्डर, डेफिनेशन का ऑर्डर और कॉलिंग का ऑर्डर सेम हो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। डिक्लेरेशन डेफिनेशन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कॉलिंग का ऑर्डर लॉजिक के अनुसार होगा। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं यहां से सी को हटा देता हूं नम क्लास के अंदर से और उसको ऐड के अंदर बना देता हूं, तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी क्या? जवाब दें, क्या कोई दिक्कत होगी या कोड तो भी ठीक चलेगा? नो मतलब क्या? दिक्कत नहीं होगी कि दिक्कत होगी? प्रॉब्लम होगी कि प्रॉब्लम नहीं होगी? मैक्सिमम लोगों को लग रहा है प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैक्सिमम लोग गलत हैं इस समय। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गार्बेज छोड़िए देवोत्तम, ये कंपाइल भी नहीं होगा। गार्बेज तो तब आएगा ना जब कंपाइल और रन होगा, ये कंपाइल और रन भी नहीं होगा अगर मैंने सी को ऐड के अंदर कर दिया शिफ्ट। क्यों नहीं होगा? गौर से सुनिए, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मुझे बताइए ऐड क्या है? फटाफट जवाब दीजिए, ऐड क्या है? वेरी गुड, ऐड एक मेंबर फंक्शन है। जब हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो क्या आपको सी लैंग्वेज याद है? ये इसका लोकल वेरिएबल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अब दिमाग लगाइए, अगर ये ऐड का लोकल वेरिएबल है तो क्या शो को सी एक्सेस करने को मिलेगा? क्या शो सी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। कंपाइलर जब यहां सी यूज होता हुआ देखेगा तो आपको क्या लगता है वो ऐड के अंदर से जाकर सी को लेकर आ जाएगा? क्या कंपाइलर ऐसा करेगा कि ऐड के अंदर जाकर सी को उठा के ले आए? नहीं।
जब वो आपको यहां सी यूज करता हुआ देखेगा तो वो सी को ढूंढेगा पहले शो में। क्या शो में सी है? क्या शो में सी है? हाँ ना में जवाब देते चले, नहीं है। तो कंपाइलर फिर ढूंढने जाएगा नम क्लास के अंदर, क्या नम में सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कंपाइलर आपसे पूछेगा भाई ये कौन सा सी है जिसे आप एक्सेस कर रहे हो, और एरर देते हुए स्क्रीन पे मैसेज आएगा अनडिक्लेयर्ड सिंबल सी। आ रही है बात समझ में? सुधीर, दो बातों को मिक्स कर रहे हो आप। मैंने कहा था डेटा मेंबर वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, ये मैंने नहीं कहा था कि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दो बातें मिक्स हो रही हैं आपकी। कहीं डिक्लेयर करना अलग बात है, एक्सेस करना अलग बात है। ऐसा थोड़ी है कि हम मेन के नीचे जाके डिक्लेयर कर दे और बोले मेन के अंदर से हमें सी मिलना चाहिए। ये पॉसिबल है? आप बताओ, है कि नहीं? इसलिए हर जगह सी को थोड़ी डिक्लेयर कर सकते हैं अपन। इसलिए अगर आपने ऐड के अंदर सी को डिक्लेयर करा तो कंपाइलर दे देगा एरर, कोड कंपाइल भी नहीं होगा। समझ आ रही है बात सबको? ठीक है, तो फिर अब आप मुझे बताइए, क्या हम सी डबल प्लस में ये मानकर चलें कि हम सी डबल प्लस में मेंबर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे ही नहीं? ऐसा माने क्या? जल्दी बताइए। गलत। ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि हम मेंबर फंक्शन में कोई वेरिएबल नहीं बनाएंगे। हम बिल्कुल मेंबर फंक्शन में वेरिएबल बनाएंगे, पर वो हम तब करेंगे जब उस वेरिएबल की जरूरत उस अकेले मेंबर फंक्शन को हो। आई रिपीट, हम मेंबर फंक्शन के अंदर वेरिएबल जरूर बनाएंगे, पर तब बनाएंगे जब उसकी जरूरत उस अकेले मेंबर फंक्शन को हो। अगर उसकी जरूरत क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शंस को भी है तो फिर वो वेरिएबल मेंबर फंक्शन के अंदर नहीं, वो डिक्लेयर होना चाहिए क्लास के अंदर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे एक एग्जांपल सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी मेंबर फंक्शन में लूप चलाना पड़े? अभी नहीं, आने वाले दिनों में होगा ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको फैक्टोरियल बनाने का प्रोग्राम देता हूं, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम कहता हूं बनाइए, तो क्या फैक्टोरियल वाले में लूप चलेगा? चलेगा। जब लूप चलेगा तो आप लोगों को याद होगा, आप एक आई नाम का वेरिएबल लेते हो, और वो आई नाम का वेरिएबल क्लास के अंदर ना लेकर हम उस फंक्शन में ले लेंगे जहां फॉर लूप को हम चला रहे हैं। आ रहा है समझ? क्योंकि उस फॉर लूप के आई की जरूरत बाकी मेंबर फंक्शंस को नहीं पड़ेगी, सिर्फ उस फंक्शन को पड़ेगी जो लूप इटरेट कर रहा है। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो आप जब भी क्लास बनाएंगे अब से अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं क्या उसकी जरूरत एक से ज्यादा मेंबर फंक्शन को है? अगर जवाब मिलता है हाँ है, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करिए क्लास के अंदर। और अगर जवाब मिलता है नहीं, इसकी जरूरत एक ही फंक्शन को है, तो उसे डिक्लेयर कर दीजिए मेंबर फंक्शन के अंदर। आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, हम सी को ऐड में डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? हम सी को ऐड में डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सी की जरूरत ऐड और शो दोनों को है। क्योंकि सी की जरूरत ऐड और शो दोनों को है, इसलिए सी को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास लेवल पे जाकर। ठीक है, और ऐसा ही ए और बी के साथ भी है। क्या ऐसा ही ए और बी के साथ भी है? उनकी भी जरूरत मल्टीपल मेंबर फंक्शन को है। हाँ है। गौर से देखिए, ए और बी की जरूरत तो तीनों फंक्शन को पड़ रही है। गेट को जरूरत पड़ रही है ए और बी की इनपुट लेने के लिए, ऐड को जरूरत पड़ रही है ए और बी की ऐड करने के लिए, शो को जरूरत पड़ रही है डिस्प्ले करने के लिए। तो ए और बी भी हम क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे, किसी फंक्शन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, मैं एक एक से नहीं पूछ सकता। आ रहा है समझ? हुआ क्लियर? वेरी गुड, परफेक्ट। अगला सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अगले सवाल का जवाब दीजिए मुझे। जब हम क्लास में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा?
और जब हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे, मेंबर फंक्शन के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? जरा जवाब दीजिए। क्लास के अंदर बनाए गए वेरिएबल्स को क्या नाम दिया जाता है, और मेंबर फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल को क्या नाम दिया जाता है? वेरी गुड। क्लास के अंदर बनाए गए वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। या एक और नाम है जो हम लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं, दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर। याद है आपको ये वर्ड, डेटा मेंबर, राइट? और जो आप मेंबर फंक्शन के अंदर बनाते हैं वो डेटा मेंबर नहीं है, वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। आया समझ? आया, ठीक है। अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं सी को ऐड के अंदर बनाता हूं, मान लीजिए मैंने सी को ऐड के अंदर डिक्लेयर करा है, तो सी प्राइवेट होगा कि पब्लिक होगा? जल्दी जवाब दें। अगर मैंने सी को ऐड के अंदर डिक्लेयर करा तो सी प्राइवेट होगा कि सी पब्लिक होगा? बिल्कुल गलत जवाब, कुछ भी नहीं होगा। ना सी प्राइवेट होगा, ना सी पब्लिक होगा। प्राइवेट और पब्लिक कीवर्ड्स फंक्शन के अंदर नहीं लगते, वो जब भी लगते हैं क्लास की बॉडी के अंदर लगते हैं, वो जब भी लगते हैं क्लास की बॉडी के अंदर लगते हैं। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने सी के आगे प्राइवेट या पब्लिक ऐड के अंदर लगाने की कोशिश करी। प्राइवेट पब्लिक कीवर्ड्स आर यूज्ड एट द क्लास लेवल, दे आर नॉट यूज्ड एट द मेंबर फंक्शन लेवल। समझ रहे हैं? तो ना सी प्राइवेट होगा, ना सी पब्लिक होगा। ग्लोबल वेरिएबल हर्ष जो क्लास के ऊपर बनेंगे उन्हें कहेंगे। अगर मैं क्लास नम के ऊपर जाकर लिख दूं इंट एक्स, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया। आ रहा है समझ? बात समझ में आ रही है हर्ष आपको? The variable which are declared above class, they will be called as global variables. चलिए बढ़े आगे, क्लियर हुआ ये पॉइंट? गुड। अब आता हूं आपके तीसरे डाउट पे। इसको पहले सुधार दें, सी को यहां से हटाना पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा हर हाल में सी को क्लास की बॉडी के अंदर, क्योंकि उसकी जरूरत सिर्फ ऐड को नहीं है, उसकी जरूरत क्लास के तीनों मेंबर फंक्शंस को है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाऊं। समझ में आ गया यहां तक सब? आ गया। अब एक डाउट आप पूछ रहे हैं मुझसे कि सर वैल्यू रिटर्न क्यों नहीं कराई आपने ऐड से, है ना? ये बड़ा कॉमन सा डाउट है, रिटर्न टाइप आपने वॉइड क्यों रखी हुई है ऐड की? तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, है ना? फंक्शन के बेसिक्स क्लियर है सबको? जवाब दें, क्लियर है? सी में फंक्शन पढ़े हैं अच्छे से? पढ़े हैं, वेरी गुड। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐड की रिटर्न टाइप इंट कर देता हूं, सपोज कीजिए, तो क्या मुझे फिर यहां से वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी कि नहीं? ये कंपलसरी हो जाएगा कि नहीं कि मैं वैल्यू रिटर्न करूं? हो जाएगा। तो फिर हम लोग रिटर्न सी लिखेंगे, मानते हैं? लिखेंगे ना? अच्छा, अभी बताइए, जब आप कुछ रिटर्न करते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न होकर कहां जाती है? जल्दी जवाब दें। जब फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो वैल्यू रिटर्न होकर कहां पहुंचती है? वहां पहुंचती है जहां से कॉल आया है, वहां पहुंचती है जहां से कॉल आया है। अब बताइए, ऐड को कॉल क्या शो ने करा है? क्या ऐड को कॉल शो ने करा है? नहीं, शो ने नहीं करा है। ऐड को कॉल मेन ने करा है। तो फिर आप मानते हैं ये जो वैल्यू आप यहां से रिटर्न कर रहे हैं, आप उसे मेन में रिसीव करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। फिर आपको मेन में एक इंटीजर लेना पड़ेगा, लेट्स से इंटीजर एक्स, और फिर कहना पड़ेगा x इक्वल टू ओबीजे डॉट एड। करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। अब बताइए, इस x को क्या शो यूज कर पाएगा? क्या ये x शो के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा? नहीं होगा, ये x तो मेन के अंदर बैठा है। तो फिर आपको इस x को प्रिंट मेन में करना पड़ेगा, हां कि ना? करना पड़ेगा। इसका मतलब आधा काम शो करेगा, आधा काम मतलब ए और बी को डिस्प्ले शो करेगा, और आधा काम आप मेन से कराएंगे, या फिर आप इस एक्स को शो में पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो इस बात का कोई सेंस बन रहा है कि आप यहां से वैल्यू रिटर्न करें, फिर मेन उसको शो को पास करे, या मेन उसको शो करे?
इसलिए अपन ने रिटर्न टाइप रखी हुई है वॉइड। आ रहा है कि नहीं समझ? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम रिटर्न करा नहीं सकते या हमें रिटर्न कराना नहीं है, बिल्कुल रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ सी को डिस्प्ले करना है। और खाली डिस्प्ले करने के लिए क्या वापस मेन को रिटर्न कराना समझदारी है? खाली डिस्प्ले ही अगर करना है आपको, तो क्या मतलब है कि आप यहां से रिटर्न कराएं और मेन उसे सी आउट करे? क्या सी आउट शो नहीं कर रहा है सी को? जब शो ए और बी को सी आउट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, तो सी को भी कर सकता है ना? नहीं उत्कर्ष, ऐसा कुछ नहीं है, ये फिर एक गलती कर रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेंबर फंक्शन हमेशा वॉइड होंगे, हमेशा नहीं, सिर्फ अभी। आगे चलकर अगर मान लीजिए ऐड के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं, उन कैलकुलेशंस पे मेन को कोई ऑपरेशन करना है, तो हम लोग यहां से रिटर्न कराएंगे। आ रही है बात समझ में? हो रहा है क्लियर? अगर मैं आपसे कहता ऐड के अंदर जो सम आ रहा है, आप मेन में बैठकर चेक करके बताओ वो इवन है कि ऑड है। सुनिए उत्कर्ष ध्यान से, ऐड जो सम कैलकुलेट कर रहा है, मुझे चेक करके बताओ मेन में वो सम इवन है कि ऑड है। तो आप बताओ फिर आपको रिटर्न कराना पड़ता कि नहीं? अगर मेन में चेक करना है कि ये सम इवन है कि ऑड है, कराना पड़ता। उस केस में फिर आप ऐड से वैल्यू रिटर्न करते। तो ऐसा नहीं सोच लेना कि हमेशा पूरे कोर्स में रिटर्न टाइप वॉइड ही बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो रहा है क्लियर? हाँ, मेंबर फंक्शन के लिए रिटर्न नहीं करते हैं, रिटर्न करेंगे अगर वैल्यू अपन को मेन में चाहिए। ठीक है, और वैसे भी आप सोचिए रिटर्न कहां लेकर जाता है वैल्यू को? वही ना जहां से कॉल आया, यस और नो? तो फिर अगर आप यहां रिटर्न लिखेंगे तो ये कॉल तो मेन में ही वैल्यू रिटर्न करेगा ना। इसलिए फिलहाल के लिए हमने ऐड को रिटर्न टाइप वॉइड दी हुई है। समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? अच्छा, और अगर मैं रिटर्न टाइप वॉइड की जगह इंट ही करूं, मैं जिद पड़ जाऊं नहीं मुझे इंट ही करना है, तो प्रोग्राम चलेगा कि नहीं? प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा अजीब लगेगा। हम किसी के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम वैल्यू रिटर्न करा के खाली प्रिंट कराने के लिए मेन में लेकर जा रहे हैं। प्रिंट तो शो भी कर सकता है। मानसी, डेटा मेंबर प्राइवेट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें उन्हें सिक्योर रखना है। हम नहीं चाहते हैं कि क्लास का डेटा हर जगह से एक्सेस हो। जैसे मानसी आप मुझे बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपकी डिटेल्स हैं वो प्राइवेट हैं? जवाब दीजिए मानसी। हैं? आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां पे जो आपका बैंक बैलेंस है वो प्राइवेट है? बताइए मानसी, क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आपके बैंक की डिटेल्स हर किसी के साथ शेयर की जाएं? नहीं ना, क्योंकि डेटा बहुत सेंसिटिव होता है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मानती है कि इस डेटा को प्राइवेट करो ताकि ये हर जगह से एक्सेस ना हो सके। आ रहा है समझ? राइट? अगर डेटा को पब्लिक कर दिया तो हर कोई कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर लेगा। फिर ये ऐसा हो जाएगा, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में कहीं से भी पता कर लोगे, फिर सिक्योरिटी नहीं रह जाएगी। डेटा पब्लिक हो गया अगर,